हजार साल पुरानी एक नदी जो किसी वजह से सूख कर रेत के रेगिस्तान में बदल गई। इस रेगिस्तान के आसपास कहीं भी पानी नहीं था। ऐसे ही एक डरावने रेगिस्तान के बीचों बीच बसी थी एक खतरनाक जेल, जहां सैकड़ों कैदी बंद थे। हालांकि उन्हें यहाँ जबरदस्ती कैद करके नहीं रखा गया था, लेकिन फिर भी वो चाहें तो भी यहाँ से भाग नहीं सकते थे। पर क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है? क्यों हर रोज उनसे यहाँ गड्ढे खुदवाए जाते हैं? आखिर इस जेल में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इलाके से जो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा दिखता है, जहाँ तेज धूप और भयानक गर्मी की वजह से जमीन जगह जगह से फट चुकी थी। इस तपती गर्मी में कुछ लड़के मिलकर वहाँ काम कर रहे थे। वो असल में मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक जहरीला सांप आ जाता है। वहाँ मौजूद एक लड़के की नजर उस सांप पर पड़ती है। ये वही लड़का था जो अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में इतना दुख झेला था कि अब उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। इसलिए जब उसने सांप को देखा तो उसने जानबूझकर अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा दिया ताकि सांप उसे काट ले और उसकी मौत हो जाए। और सच में सांप ने उसे काट लिया। जहर फैलते ही वो वहीं गिरकर मर गया। दूसरी तरफ हमें स्टैनली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। स्टैनली सड़क पर चलते हुए कहीं जा रहा था, तभी अचानक ऊपर से एक जोड़ी जूते गिरते हैं और वो गिरकर सड़क पर पड़ जाता है। दरअसल स्टैनली के पिता एक रिसर्च कर रहे थे। वो जूतों में आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए एक खास चीज इजाद करने की कोशिश में थे। इसलिए स्टैनली वो गिरे हुए जूते अपने पिता के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन बीच सड़क पर अचानक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले तुरंत स्टैनली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल जिन जूतों को स्टैनली ने रास्ते में उठाया था वो किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के थे। और वही जूते एक चैरिटी मैच के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस को लगा कि स्टैनली ने ही वो जूते चुराए हैं। उन्होंने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया और सीधे उसके घर पहुंच गए। स्टैनली के पिता वहीं अपने रिसर्च के काम में लगे रहते थे, इसलिए उनके घर में तरह तरह के रिसर्च वाले उपकरण और चीजें रखी थी। जब पुलिस ने ये सब देखा तो उनका शक और गहरा हो गया। उन्हें लगा कि स्टैनली और उसका पिता शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल हैं। इसके अलावा घर में कई और जूते पड़े थे और स्टैनली के कमरे में कई बास्केटबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरें भी लगी थीं। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने स्टैनली को कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में गवाहियां दी गईं तो स्टैनली को दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन जज ने उसकी उम्र को देखते हुए उसे दो विकल्प दिए, या तो वो जेल जाए या फिर ग्रीन लेक नाम के एक सुधार कैंप में 18 महीने की सजा काटे, जहां कैदियों को जेल की तरह बंद नहीं रखा जाता बल्कि वो आसपास के इलाके में घूम फिर सकते हैं। ये सब सुनकर स्टैनली ने ग्रीन लेक वाला ऑप्शन चुना। फिर उसे अकेले एक बस में बैठाकर रेगिस्तान के बीच से होते हुए उस कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था। स्टैनली को अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपने फैमिली से इतनी दूर जा रहा था। उसे ये जगह बहुत अजीब लग रही थी, जैसे यहाँ कोई रहस्य या अभिशाप छिपा हो। उसे लग रहा था कि शायद उसके फैमिली पर किसी पुराने श्राप का असर है, जिसकी वजह से वो बेगुनाह होने के बावजूद ऐसी सजा झेल रहा है। रास्ते में उसने देखा कि पूरे रेगिस्तान में सैकड़ों गड्ढे खुदे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सारे गड्ढे किस लिए खोदे गए हैं। उसी वक्त उसे दूर एक आदमी दिखाई देता है जो एक घोड़े के साथ रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। तब स्टैनली को एहसास होता है कि शायद वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। तो इस तरह कई घंटे की लंबी यात्रा के बाद स्टैनली एक छोटे से कैंप में पहुंचता है, जो असल में एक जेल ही थी। यहाँ स्टैनली जैसे और भी कई कैदी मौजूद थे। वहाँ पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात मिस्टर सन नाम के एक आदमी से होती है। वो इस जेल की वार्डन का आदमी था, यानी वो वही करता था जो वार्डन कहती थी। मिस्टर सन स्टैनली का नाम सुनकर जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसे स्टैनली का नाम बहुत मजेदार लगा। तब स्टैनली उसे बताता है कि उसका ये नाम उसके पूर्वजों ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उसे अपना नाम बहुत पसंद है। लेकिन मिस्टर सन को स्टैनली की किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसे अपने साथ लेकर पूरे जेल कैंप का चक्कर लगवाता है और उसे वहाँ के सारे नियम कानून समझाने लगता है। मिस्टर सन स्टैनली से कहता है कि यह जेल दुनिया की बाकी जेलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ समय देखने के लिए कोई घड़ी नहीं थी और तारीख जानने के लिए कोई कैलेंडर भी नहीं था। इसलिए कोई भी यह समझ नहीं सकता कि यहाँ कितने दिन बीत चुके हैं। इसके अलावा आसपास दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं था। हजारों मील दूर तक भी कोई निशान या चीज नहीं थी। और यह जगह ऐसी थी जिसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए यहाँ कैदियों को वास्तव में बंद नहीं किया जाता। वो यहाँ जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी इस जगह से बाहर जाने का साहस नहीं करता। इसलिए यहाँ कोई दीवार या बंद जगह न होने के बावजूद कोई भी कैदी भागने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद मिस्टर सन स्टैनली को 2 कपड़े और एक जोड़ी जूते देता है। साथ ही उसे एक कोदाल भी थमाई जाती है। इसके बाद मिस्टर सन स्टैनली से कहता है कि अब से उसे हर दिन रेगिस्तान के बीच एक गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे की गहराई लगभग 5 फुट होनी चाहिए और गहराई नापने के लिए वह अपने कोदाल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन गड्ढा जितना समय लेकर खोदा जाएगा उतना ही उसे तपती धूप और सूरज की रोशनी के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कष्टदायक सज्जा थी। गड्ढा खोदने के अलावा उसे यहाँ के सांपों और जहरीले जीवों से भी बचना होगा, क्योंकि इस जगह के हर कोने में तरह तरह के जहरीले जानवर मौजूद थे, जिनमें से एक का भी काटना मौत का कारण बन सकता था। ये सब जानकर स्टैनली काफी डर जाता है। फिर इस दौरान वहाँ स्टैनली के पास काउंसलर आते हैं, जिनका नाम डॉक्टर पेन था। स्टैनली को डॉक्टर पेन को देखकर ऐसा लगा कि वह एक अच्छा इंसान लगे। फिर डॉक्टर पेन स्टैनली को अपने साथ लेकर जेल के पीछे के हिस्से में जाता है। वहाँ वह उसे पूरे कैंप का चक्कर लगवाता है और कहता है, अब तक तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझ में आ गए होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो यहाँ का पहला नियम क्या है? डॉक्टर पेन बताता है कि इस नियम के बारे में कोई भी कैदी पहले नहीं जानता। पहला नियम है वार्डन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, और जो कुछ वार्डन करता है उसे चुपचाप सहना। यदि यह नियम तोड़ा गया तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन स्टैनली को अन्य कैदियों से मिलवाता है। वे सब मिलकर उसे उसका बिस्तर दिखाते हैं। बिस्तर काफी गंदा था, क्योंकि इससे पहले यहाँ का कैदी बहुत बीमार था। कुछ दिन पहले वह कैदी मर गया था। डॉक्टर पेन सभी कैदियों को उनके असली नाम से बुलाता था, लेकिन कैदी आपस में एक दूसरे को निकनेम से बुलाते थे। मजेदार बात यह है कि यहाँ के लगभग सभी कैदी 18 साल से छोटे थे। सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था। वो हमेशा उदास रहता था और यहाँ आने के बाद अब तक किसी से बात नहीं की थी।
थी। अब स्टैनली किसी लड़के को उसके असली नाम से बुलाता है और पूछता है कि कैंटीन कहाँ है। इस पर वह लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, स्टैनली पर हमला करता है, धक्का देता है और कहता कि अब से उसे उसका असली नाम न बुलाए, बल्कि उसे यहाँ दिया गया निकनेम ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह और उसके साथी स्टैनली के साथ हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद स्टैनली कैंटीन में जाता है। वहाँ उन्हें सड़े हुए सब्जियों वाली पतली खिचड़ी खाने को दी जाती है। स्टैनली को यहाँ की खाने पीने की चीजें खाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब वो वहीं बैठकर खा रहा था तब वहाँ मौजूद रे नाम का एक लड़का उसकी हिस्से की कुछ खुराक ले लेता है और कहता है, यहाँ सबको माप तौल कर खाना दिया जाता है, लेकिन मुझे ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि मैंने आज पूरा दिन बहुत मेहनत की और तुम अभी आए हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ा। स्टैनली यहाँ उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता था। इसके बाद रे और बाकी सब स्टैनली से पूछते हैं कि उसे इस जेल में क्यों लाया गया और क्या उसने कोई अपराध किया था। स्टैनली जवाब देता है कि उसने एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के जूते चोरी किए थे। तभी वहाँ जीरो नाम का वही छोटा लड़का होता है। जीरो पहली बार स्टैनली से बात करता है और पूछता है, तो क्या उन जूतों पर कोई स्टार निशान था? स्टैनली जवाब देता है, हाँ। इसी समय उसे कोर्ट का एक वाकया याद आता है। जब उसके केस में उस बेसबॉल खिलाड़ी की बात सुनाई जा रही थी तो वह कह रहा था कि उसके माता पिता बचपन में नहीं रहे, इसलिए उसने अनाथाश्रम में अपनी बचपन बिताया। इसी वजह से उसने अपने जूते चैरिटी के तौर पर अनाथाश्रम को दान किए थे। स्टैनली के लिए यह खिलाड़ी बहुत पसंदीदा था, इसलिए उसके कमरे में भी उस खिलाड़ी की तस्वीर थी। लेकिन कोर्ट में स्टैनली से कहा गया कि वह असल में एक फेक फैन है जिसने अपने आइडल के जूते चुरा लिए। ये बात स्टैनली को बहुत बुरी लगी। उस रात जब स्टैनली सोने जाता है उसे अपने दादा की याद आती है। उसके दादा और पिता का नाम भी स्टैनली था। दादा का नाम था स्टैनली 2, पिता का नाम था स्टैनली 3 और उसका अपना नाम था स्टैनली 4। यहीं से उनके परिवार में नामों की यही परंपरा चली आ रही थी। तो एक दिन स्टैनली के दादा उन्हें बताते हैं कि उनके वंश पर किसी न किसी तरह का अभिशाप है, इसलिए उनकी पीढ़ी के लड़के कुछ भी ठीक से कर पाते नहीं। यहाँ तक कि स्टैनली के पिता भी अपनी खोज खूबियों में सफलता नहीं पा रहे थे। दादा का मानना है कि ये सब उसी अभिशाप की वजह से है। दादा आगे बताते हैं कि उनके वंश में स्टैनली फर्स्ट का भाग्य बहुत खराब था। उसने पहले स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाया था, पर कुछ ही दिनों बाद उसका कत्ल एक मशहूर अपराधी ने कर दिया जिसका पूरा नाम किसिंग केट था। वह एक तरह का साइको था। किसी को मारने के बाद उसे चूमना उसकी आदत होती थी और हर शख्स की लाश पर किस के निशान होते थे। पर किसिंग केट ने स्टैनली फर्स्ट को कोई किस नहीं किया। उसने उसका सारा पैसा छीन लिया और उसे रेगिस्तान में छोड़कर वहां से भाग गया। अब फिर हम वही जेल कैंप देखते हैं। सुबह सुबह स्टैनली और बाकी कैदियों को तब उठाया जाता है जब सूरज भी अच्छे से नहीं उगा होता। उन्हें थोड़ी सी ऐसी रोटी दी जाती है कि पेट आधा सा ही भरता है। फिर सबको अपनी अपनी पसंद की कोदाल चुनने को दी जाती है। स्टैनली जब अपनी कोदाल चुनकर लाया तो वहां मौजूद रे नाम का लड़का आकर उसे उसकी कोदाल छीन लेता है, क्योंकि वो कोदाल थोड़ी छोटी और बहुत हल्की थी और उससे काम करना आसान होता था। किसी और कैदी से स्टैनली को पता चलता है कि वो कोदाल हर रोज रे ही ले जाता है। रे कभी किसी को यह कोदाल थमाता नहीं। अब जब सबने अपनी कोदाल उठा ली तो उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर किसी सुनसान खुली जगह पर छोड़ दिया जाता है, वहीं जहां उन्हें गड्ढा खोदना होता है। फिर मिस्टर सन स्टैनली को उसके कामों को समझाता है और कहता है कि अगर गड्ढा खोदते समय उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती है तो उसे यह चुपचाप मिस्टर सन को बताना चाहिए। अगर मिस्टर सन को वो चीज पसंद आ जाती है तो स्टैनली को उस दिन पूरा दिन काम से छुट्टी मिल जाएगी। स्टैनली पूछता है, तो क्या हमें सिर्फ इन चीजों की खोज के लिए गड्ढा खोदने को कहा जाता है? मिस्टर सन जवाब देता है, गड्ढे खोदने का काम किसी खोज के लिए नहीं है, ये सिर्फ सजा के रूप में दिया जाता है ताकि सजा की सोच उन्हें सुधार सके और वे अपने आप को बदल सकें। फिर मिस्टर सन वहां से चला जाता है और सभी कैदी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी अपने अपने गड्ढे खोद रहे होते हैं और मिट्टी बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब स्टैनली अपना गड्ढा खोद रहा था तो उसके बगल वाला लड़का अपनी मिट्टी स्टैनली के गड्ढे में डाल देता है। स्टैनली उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा न करे, पर यह लड़का और उसके साथी इस पर हंसते हैं और स्टैनली के साथ मजाक करते रहते हैं। यही काम करते हुए स्टैनली को अपने एक पूर्वज की याद आती है जिसे उसने अपने दादाजी से सुना था। उस पूर्वज का नाम था लाइल। लाइल कई सालों तक एक पिग के फार्म में काम करता था। वहाँ काम करते हुए वो फार्म के मालिक की बेटी मायरा से बहुत प्यार करने लगता है, जो उस शहर की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। एक दिन लाइल एक महिला जेरुनी के पास जाता है जो भविष्य बताने में माहिर थी। लाइल उससे पूछता है कि किसी लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना चाहिए ताकि उसकी पसंद की लड़की उसे प्यार करे। जेरुनी कहती है कि इसके लिए सबसे पहले उसे इस प्यार की उलझन से बाहर निकलना होगा, सभी रोमांस और मोहभंग को भूलकर आगे बढ़ना होगा। फिर जेरुनी उसे सीधे अमेरिका जाने की सलाह देती है क्योंकि वहाँ वह बहुत अच्छी करियर बना सकता है और कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो जाएगी। लेकिन लाइल मायरा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, तो वह सीधे फार्म के मालिक यानी मायरा के पिता से जाकर बात करता है ताकि वह मायरा को पा सके। लेकिन वहाँ एक और लड़का भी था जो बहुत समय से मायरा को पसंद करता था। उस लड़के की आर्थिक स्थिति लाइल से बेहतर थी। उसने मायरा के पिता को कई पिग भी उपहार में दिए थे। इस वजह से मायरा का पिता उस लड़के में ही दिलचस्पी लेता है। वह लाइल को साफ कह देता है कि वह मायरा से दूर रहे और कभी भी उसे अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति नहीं देगा। लाइल को यह बहुत दुख पहुंचाता है। वह तुरंत जेरुनी के पास जाता और सब कुछ खोलकर बताता कि उसे गरीब होने की वजह से मायरा के पिता ने रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ कुछ पिग्स की वजह से अपनी बेटी के लिए अमीर लड़के को चुन लिया। जेरुनी को यह सुनकर बहुत दुख होता है और उसे लाइल पर दयालुता आती है। फिर वह लाइल को एक सलाह देती है। वह कहती है कि लाइल हर दिन एक पिग को पहाड़ पर ले जाए और उसे पानी पिलाए और जब तक पिग पानी पी रहा हो लाइल वहाँ गाना गाए, अपने दिल की सारी बातें गाने में उकेरते हुए। कुछ दिनों के इस अभ्यास के बाद लाइल देखेगा कि उसका छोटा पिग बड़ा हो जाएगा और उसके मन का सारा दर्द दूर हो जाएगी। लाइल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह उसके मन का दर्द दूर हो सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह जेरुनी की बात मान लेता है। जेरुनी उसे कहती है कि यह काम करने के बाद जब उसका मन पूरी तरह से हल्का हो जाएगा तो उसे जेरुनी को लेकर पहाड़ पर जाना है और उसे पानी पिलाना है। अगर लाइल ऐसा नहीं करेगा तो उसके वंश पर भयानक अभिशाप आ जाएगा। लाइल पूरी बात
मान लेता है। वह अपना छोटा पिग लेकर जाता है और जेरुनी के कहे अनुसार हर दिन पहाड़ पर जाकर उसे पानी पिलाता और गाना गाता। पिग के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता है। जेरुनी की बात के अनुसार धीरे धीरे उसका सारा दुख दूर हो जाती है और इसी तरह समय गुजरते जाते उसका पिग बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है। अब लाइल तय करता है कि वह उस बड़े पिग को मायरा के पिता को उपहार में देगा और मायरा को प्रपोज करेगा, इसलिए वह फिर से मायरा के घर चला जाता है। फिर लाइल मायरा के पिता के सामने मायरा के लिए अपने प्यार और कष्ट का इजहार करता है। वह बताता है कि उसने उसे पाने के लिए क्या क्या किया और आज वह अपनी प्यारी पिग को भी मायरा के पिता को उपहार देने आया है। लेकिन मायरा अब भी बहुत कंफ्यूज थी कि वह लाइल से शादी करे या उस अमीर लड़के से। लाइल बार बार उसे समझाने की कोशिश करता कि वह उससे कितना प्यार करता है, लेकिन मायरा भी अपने पिता की तरह कुछ न कुछ वजह से धन की ओर आकर्षित रहती थी। वह लाइल को चुनने के साथ साथ अमीर लड़के के विकल्प को भी बार बार रखती है, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन साथी को चुनने के लिए एक गैसिंग गेम तक खेलना शुरू कर दिया। लाइल तुरंत समझ जाता है कि उसने अब तक गलत इंसान को प्यार किया था, तो वह वहां लाई गई फूलों की माला फेंक देता है और अपने प्यार को वहीं खत्म कर देता है। फिर लाइल यह निर्णय करता है कि जेरुनी की सलाह के अनुसार वह अमेरिका जाएगा और वहां जाकर अपना करियर बनाएगा। कुछ ही दिनों में वह अपने सारे सामान तैयार करता है और सीधे अमेरिका चला जाता है, लेकिन व्यस्तता में वह भूल जाता है कि जब उसका सारा दुख दूर हो जाएगा तो उसे जेरुनी को लेकर पहाड़ पर जाना है और उसे उसी पिग की तरह पानी पिलाना है। लाइल तो इस काम को करने की बात दूर जेरुनी से मुलाकात तक नहीं करता। इससे जेरुनी को बहुत दुख होता है। फिर वह तुरंत लाइल और उसके पूरे वंश पर अभिशाप लगा देती है, जिसके कारण आज तक उनके वंश के किसी भी मेंबर को सफलता नहीं मिली। अब हम फिर से वर्तमान समय में लौटते हैं, जहां स्टैनली और बाकी कैदी अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान मिस्टर सन एक गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी असल में पानी की गाड़ी थी। काम के बीच में उन्हें थोड़ी पानी की आपूर्ति की जाती है। अब सभी कैदी पानी की बोतलें लेने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टैनली देखता है कि मैदान में खुदाई करते करते उसके हाथ पर छाले और फफोले बन गए हैं। इसे देखकर एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर पहले ही दिन तुम्हारे हाथ ऐसे हो गए तो बाकी दिन तुम क्या करोगे। आज सबसे पहले गड्ढा खुदना खत्म करता है जीरो। जीरो वास्तव में बहुत तेज काम करता है। इस तरह हर कैदी अपना काम खत्म करके दूर चला जाता है। आज दिन का सबसे अंत स्टैनली का काम खत्म होने पर होता है, क्योंकि स्टैनली इस तरह के काम में नया था। गड्ढा पूरा होने के बाद ऊपर निकलने के लिए कोई उसकी मदद नहीं करता। स्टैनली काफी देर तक कोशिश करता है, फिर भी गहरे गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन धीरे धीरे उसे खुद ही गड्ढे से बाहर आने की तकनीक सीखनी पड़ती है। उस रात जब स्टैनली जेल के बाहर बैठा था, तभी मिस्टर सन एक राइफल लेकर वहां आता है। वह स्टैनली की तरफ बंदूक उठाता है, जिससे स्टैनली भयंकर डर जाता है। लेकिन असल में मिस्टर सन एक छोटे लिजर्ड पर निशाना साध रहा था। उसकी शूटिंग टारगेट चूक जाती है और लिजर्ड तुरंत स्टैनली पर हमला करने आता है। तभी मिस्टर सन फिर से शूट करता है और इस बार लिजर्ड मर जाता है। स्टैनली के लिए यहाँ की सारी चीजें बहुत अजीब और असामान्य लग रही थी। हालांकि शुरुआत में यहाँ रहना उसके लिए बहुत कष्टदायक था, लेकिन धीरे धीरे वह जेल के नियम और तरीका सीखने लगता है और खुद को ढालने की कोशिश करता है। अब वह हर सुबह अकेले उठता और नाश्ते में वही सड़े हुए सब्जियों वाली खिचड़ी खाता है। इसके बाद स्टैनली किसी से कुछ कहे बिना पूरे तैयारी के साथ अपने काम पर चला जाता है। वह समय बर्बाद किए बिना पूरी मेहनत से खुदाई करता रहता है और अब किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन दिन प्रतिदिन 5 मीटर गड्ढा खोदने की वजह से उसके दोनों हाथों में भयानक चोटें हो जाती हैं। कुछ दिनों तक उसके लिए काम करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा उसे यहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े भी सताते रहते हैं, जिनसे वह मुश्किल से खुद को बचाता है। पानी की भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम थी। कभी कभी नहाने के दौरान साबुन लगाने से पहले ही पानी बंद हो जाता और नहाना पूरा किए बिना बाहर निकलना पड़ता। ऊपर से यहाँ के खराब लड़कों का टॉर्चर भी रहता था, क्योंकि वह नया था। सभी उसे बार बार बुली और चिढ़ाते रहते थे, लेकिन स्टैनली कभी किसी से विरोध नहीं करता। कभी कभी कोई उसका खाना ले जाता, कभी उसका पसंदीदा को दाल छीन लेता और कई तरह से उसे तंग करने की कोशिश करता। फिर भी स्टैनली हमेशा चुपचाप और नम्र रहता, इसलिए सभी उसे सॉफ्ट का निकनेम देते, क्योंकि वह लड़के के रूप में बहुत सॉफ्ट था। लेकिन असल में यह नहीं कि वह विरोध नहीं करना जानता, वह सच में कुछ कहकर लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता। वह यहाँ 18 महीने पूरे करके घर लौटना चाहता। सौभाग्य से वहाँ फैमिली को चिट्ठी भेजने की व्यवस्था थी, तो उसने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया कि वह यहाँ बहुत अच्छा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि यहाँ वह पिकनिक जैसी जिंदगी बिता रहा है। स्टैनली ये सब इसलिए लिखता कि माँ को तनाव न हो। वह अपनी माँ को यह भी बताता कि यह समय जल्दी ही बीत जाएगा और वे फिर से साथ में खूब मजे करेंगे। अब अगले दिन जब स्टैनली गड्ढा खोद रहा था, तब वह आज कई साल पुराना एक कोयला खोज लेता है और वह तुरंत इसे डॉक्टर पेन के पास ले जाता है। बाकी लोग भी तब उसके कोयले को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर पेन उसे बताता है कि मिस्टर सान का इन सभी कोयलों में कोई रुचि नहीं है। अगर वह कोई और चीज खोज लेता है तो उसे वह लेकर आए। हो सकता है कि उस चीज के जरिए उसे 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए। इसके बाद डॉक्टर पेन यहाँ स्टैनली को बताता है कि वर्तमान में जिस जगह को वे देख रहे हैं वह वास्तव में पहले कोई रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि यहाँ के चारों ओर एक विशाल नदी थी और यह जगह एक छोटे से द्वीप की तरह थी। लेकिन समय के साथ नदी का सारा पानी सूख जाने के कारण यह जगह रेगिस्तान में बदल गई। लेकिन उस समय नदी के चारों ओर जो जमीनें थीं, वह यहाँ के वार्डन के दादाजी की संपत्ति थी। अब यहाँ से घटना चलती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम 100 साल पहले की घटना देखते हैं। इस समय इस रेगिस्तान जैसे जगह में एक बड़ा सा लोकल एरिया था, जहाँ हजारों लोग बसते थे। नदी के चारों तरफ की जमीन पर उपजाऊ फसल होती थी। साथ ही यहाँ रास्ते, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस यानी इंसान की जरूरी सभी चीजें मौजूद थी। इसलिए इस जगह के आसपास ही लोगों की जिंदगी काफी घूमती थी। यहाँ हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एक प्याज का व्यापारी था। वह अपने प्याज को होलसेल दाम पर बेचने के लिए लगभग हर वक्त इस जगह आता था। वह अपने प्याज को ऐसी गाड़ियों में लेकर आता था जो असल में गधों के जरिए चलती थी। सैम हमेशा दावा करता था कि उसके प्याज कोई आम प्याज नहीं है, बल्कि उसके प्याज में दवाइयां मौजूद हैं। यहाँ तक कि उसके प्याज के जरिए कठिन कठिन बीमारियां भी दूर की जा सकती हैं, जिनकी मेडिसिन अब तक खोजी नहीं गई है। सैम अलग अलग जगह के लोगों के पास जाकर ये सब बातें
बातें करता था और लेके इस जगह में कैथरीन नाम की एक लड़की बसती थी जो कि एक स्कूल टीचर थी। लेकिन सैम को कैथरीन पहले से ही पसंद था, इसलिए जब भी वो यहाँ अपने प्याज का प्रमोशन करने आता तब वो कैथरीन के लिए प्याज से बनी कुछ स्पेशल चीजें लेकर आता और कैथरीन भी उसके बदले में हर बार एक बोटा दे देती, जो कि वहाँ का काफी स्पेशल खाना था। और उस समय कैथरीन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, इसलिए वहाँ के सारे आदमी कैथरीन को पसंद करते थे। इस वजह से कैथरीन का सैम की तरफ इतना अटेंशन देना किसी को पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग सैम को लेकर काफी जलते थे। इसी तरह एक दिन जब कैथरीन के स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तब बाहर काफी बारिश हो रही थी और अचानक स्कूल की छत में छेद हो गया और पानी अंदर गिरने लगा, इसलिए कैथरीन ने सारे बच्चों को उस दिन छुट्टी दे दी। उस दिन फिर सैम कैथरीन के स्कूल के सामने आ गया और तब उसने स्कूल की छत को ठीक कर दिया। कैथरीन तब उसे धन्यवाद देती है और इसी बहाने वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वे दोनों ही काफी समय तक बातें करते रहते हैं और सैम तब स्कूल के बाकी हिस्सों को ठीक कर देता है ताकि वह कैथरीन के साथ और थोड़ा समय बिता सके। इसी तरह कैथरीन के साथ बातें करते करते सैम का पूरा दिन निकल जाता है। शाम के समय देखा जाता है कि कैथरीन इस इलाके के बड़े लोगों के लिए भी एक क्लास लेती है जहाँ यहाँ के कई लड़के पढ़ने आते हैं और वे लोग अलग अलग तरीके से कैथरीन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके बीच एक वॉकर नाम का आदमी भी था जो असल में जेल के वार्डन का दादा था। वॉकर यहाँ कैथरीन के पास आता है और उसे बाहर मिलने को कहता है, लेकिन कैथरीन उसे तुरंत मना कर देती है। वॉकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इस बीच सैम अब लगभग हर समय कैथरीन के स्कूल में आता था और धीरे धीरे वह स्कूल को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करता। वह अलग अलग तरीकों से स्कूल को सजाता था। तो इसी तरह थोड़े ही दिनों में कैथरीन का स्कूल देखने में बहुत सुंदर हो गया। इसी तरह धीरे धीरे उनके बीच बहुत अच्छा दोस्ताना हो गया। इसके बाद एक दिन जिस गधों वाली गाड़ी में सैम यहाँ आता था उस गधे का कहीं पता नहीं चलता, इसलिए सैम कुछ दिन तक कैथरीन से मिलने नहीं आ पाता। इसके लिए उसने एक नाव खरीद ली और वह नदी के रास्ते कैथरीन से मिलने आता। इसी तरह धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और एक दिन रात के समय जब सैम कैथरीन से मिलने आता है वे दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तब यह सब वॉकर देख लेता है, इसलिए वह तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और पूरे गांव में उनके नाम पर बदनाम फैलाता है। नतीजतन गांव के सभी लोग आकर कैथरीन के घर और स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। इसलिए कैथरीन तुरंत दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां का पुलिस ऑफिसर नशे में था और वह वहां कैथरीन के साथ बुरा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कैथरीन उसे धक्का देकर दूर करती है तब ऑफिसर उसे कहता है कि सब कुछ होने का दोष कैथरीन पर है। कैथरीन ने अलग जाति के इंसान से प्यार किया है जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और इसका सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वह एक आले आदमी से कैसे हमारे जाति की लड़की से प्यार कर सकती है। यह सुनकर कैथरीन बहुत डर जाती है, इसलिए वह दौड़कर सैम के पास जाती है ताकि उसे सतर्क कर सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सैम को गोली मार दी थी और अब सैम की मृत शरीर को एक नाव में रखकर कहीं दूर ले जाया जा रहा था। कैथरीन को यह बहुत दुख देता है, इसलिए वह सैम के मर्डर का बदला लेने के लिए खुद को बदल देती है। शांत स्वभाव वाली लड़की से वह साइको बन जाती है। कुछ ही दिन बाद वह खुद को बदलकर सीधे जाकर पुलिस ऑफिसर को मार देती है और वही करती है जो पुलिस ऑफिसर चाहता था कि वह जिंदा रहे। इस तरह कैथरीन धीरे धीरे एक गैंगस्टर बन जाती है और बाद में किसिंग कैट के नाम से जानी जाती है, जो लोगों को मारकर उन्हें चूम देती थी। अब घटना फिर से वर्तमान समय में लौटती है, जहां स्टैनली और कुछ अन्य कैदी मिट्टी खोद रहे थे। उसी समय रे स्टैनली के पास आता है और कहता है कि अगर स्टैनली मिट्टी के नीचे कोई चीज पाए तो पहले वह उसे लेकर आए। इसके बाद स्टैनली फिर से जेल लौटा है। तब उसके सामने माइक नाम का एक लड़का लड़ने आता है। वह स्टैनली से कई अजीब बातें कहता है, लेकिन इस बार स्टैनली चुप नहीं रहता, वह भी माइक को मारने जाता है। इस पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वहां मौजूद कुछ लड़के मुश्किल से उनकी लड़ाई रोकते हैं। धीरे धीरे जब स्टैनली विरोध करना सीखता है तब सभी उसे सम्मान देने लगते हैं और सभी समझ जाते हैं कि स्टैनली भले ही शांत स्वभाव का है लेकिन वास्तव में विरोध करना भी जानता है। इसलिए धीरे धीरे सब स्टैनली के साथ मिलने लगते हैं। स्टैनली भी धीरे धीरे वहां अपनी जगह बना लेता है। साथ ही हर बार उसे पानी की लाइन में जहां आखिरी में खड़ा होना पड़ता था, अब वह बहुत जल्दी अपनी सीरियल पा लेता है और धीरे धीरे स्टैनली का एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम जन है और स्टैनली कुछ ही दिनों में उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। कुछ दिन बाद स्टैनली के पास उसकी माँ का एक पत्र आता है। पत्र में स्टैनली की माँ उसे बताती है कि उसके पापा के सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं और अब वे इतनी आर्थिक समस्याओं में हैं कि घर का किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक उन्हें किसी भी समय निकाल सकता है। इस बीच जब स्टैनली पत्र पढ़ रहा होता है, जीरो उसके पास आता है। क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं आती थी इसलिए ये सब उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और जब स्टैनली उसे पत्र पढ़कर सुनाता है तब जीरो स्टैनली से पढ़ाई सीखना चाहता है ताकि वह भी पढ़ सके। लेकिन स्टैनली उसे बताता है कि वह कोई अच्छा टीचर नहीं है और दिन भर काम करके थक जाने के बाद उसके पास इतना समय नहीं है कि वह उसे पढ़ा सके। अगले दिन गड्ढा खोदते समय स्टैनली एक बहुत छोटा लोहे का सामान पाता है जिस पर और भी लिखा था। जब स्टैनली यह सबको दिखाता है तो सब सोचते हैं कि यह शॉटगन का कवर है, लेकिन यह बहुत पतला था। उसी समय रे आता है और इसे छीन लेता है और जब वह इसे डॉक्टर पेन को देता है तो डॉक्टर पेन बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत यह खबर मिस्टर सान को भी देते हैं और जेल के वार्डन को भी। वार्डन तुरंत वहां पहुंचते हैं और सब देखकर चकित रह जाते हैं कि यहाँ का वार्डन कोई आदमी नहीं बल्कि बहुत सुंदर महिला थी। वार्डन इस चीज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और री को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकियों को पूरे एरिया को खोदने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ और भी ऐसी कई चीजें हों, इसलिए बाकी सभी लड़कों को दूसरे दिनों की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन पूरे एरिया को खोदने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह चीज तो स्टैनली के एरिया में ही मिली थी। इसी तरह कई दिन तक सभी कैदी उसी जगह काम करते रहते हैं। धीरे धीरे वहाँ एक बरहा टनल खोदते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक टाइल मिलती है और कुछ नहीं। इसलिए वार्डन उन्हें उनके रोजाना के काम करने के लिए कहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे पहले करते थे। अगले दिन जब मिस्टर सान सभी कैदियों को पानी दे रहे थे तब उनके ट्रक के पास एक लड़का आता है और मौका पाकर वह उनके ट्रक से सूरजमुखी के बीज चुरा लेता है और जब पानी देने का काम खत्म हो जाता है तो वह लड़का सभी को धीरे धीरे बीज बांट देता है। लेकिन
दुर्भाग्यवश कुछ दूर जाने के बाद मिस्टर सांड को पता चलता है कि उनके सूरजमुखी के कई बीज गायब हो गए हैं, इसलिए वह अपनी गाड़ी घुमाकर फिर से वहां लौट आते हैं। मिस्टर सांड को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और वे जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश स्टैनली के पास से बीज जमीन पर गिर जाते हैं, इसलिए स्टैनली जल्दी से बीजों को जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मिस्टर सांड उसे देख लेते हैं और जब मिस्टर सांड इस बारे में पूछते हैं तो स्टैनली झूठ बोल देता है। वह कहता है कि यह चोरी उसके बेस्ट फ्रेंड जन ने की थी और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोला। यह देखकर सभी चकित रह जाते हैं कि स्टैनली ने जन को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। इसके बाद मिस्टर सांड स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास ले जाते हैं और जब स्टैनली वार्डन के ऑफिस में खड़ा होता है तब वह वहां किसिंग कैट की कई तस्वीरें देखता है। इस बार वार्डन स्टैनली को हाथ में नेल पॉलिश देते हुए अपने नेल पॉलिश का रंग दिखाती है और यह नेल पॉलिश उन्होंने बहुत रेयर सांप के बीज से बनाई थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब स्टैनली को सजा देने का समय आता है तब देखा जाता है कि वार्डन यहाँ स्टैनली को मारने की बजाय मिस्टर सांड के गाल पर थप्पड़ मार देती है और वह इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि मिस्टर सांड वहां गिर पड़ते हैं क्योंकि कुछ बीजों के कारण उसने स्टैनली का काम रोक रखा था। इसके बाद वार्डन स्टैनली को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए कहती है। जब स्टैनली अपने काम की जगह पर लौटा है तो सभी उसे हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि स्टैनली ने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और को बचाया। ये बहुत ही महान कार्य था और उसके इस काम ने सभी का दिल छू लिया। जीरो को भी यह इतना पसंद आया कि उसने स्टैनली का बाकी काम भी पूरा कर दिया। स्टैनली इससे बहुत खुश हो जाता है और उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। जीरो भी इससे बहुत खुश होता है। इसके बाद जब जेल में उस दिन मिस्टर सांड आते हैं तो देखा जाता है कि उनके गाल पर बहुत बड़ा निशान है जो वार्डन की नाखूनों के कारण हुआ था और इसी कारण से मिस्टर सांड स्टैनली से इतना नाराज होते हैं कि उस दिन से वह स्टैनली को खाना पानी देना बंद कर देते हैं। स्टैनली पूरे दिन काम करता है लेकिन जब वह थोड़ा पानी मांगता भी है तो वह उसे पानी तक नहीं देता। उस दिन काम करते करते स्टैनली सब कुछ सोचता रहता है। वह वार्डन के व्यवहार, ऑफिस में लगी किसिंग कैट की पोस्टर और उसके द्वारा मिली चीज को याद करता है और समझ जाता है कि वह चीज शायद किसिंग कैट की लिपस्टिक हो सकती है और वार्डन सजावट और शौक के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी, इसलिए उसके लिए वह चीज बहुत कीमती लगती थी। फ्लैशबैक में देखा जाता है कि जब किसिंग कैट बड़ी गैंगस्टर बन गई थी तो वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती थी जिन्होंने सैम को मारा और उसके घर और स्कूल को आग लगाकर तबाह किया था। इसके बाद केट खजाने लूटना शुरू कर देती है और स्टैनली के वंश में जो फर्स्ट स्टैनली था, केट उससे भी खजाना लूटती है और उसे मारकर वहीं दफना देती है, वहीं जहां वर्तमान में ये जेल है। जब केट उस समय उस जगह पर आराम कर रही थी, ठीक उसी समय वॉकर और उसकी पत्नी वहां पहुंचते हैं। वे दोनों केट की तरफ बंदूक ताने खड़े होते हैं और उसके पास से उसका खजाना लेना चाहते थे। वे पैसे के लिए पागल हो चुके थे क्योंकि सैम की मौत के कई साल बीत चुके थे और वॉकर ने शादी कर नई जिंदगी भी शुरू कर ली थी। लेकिन सैम की मौत के बाद धीरे धीरे उनका पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ की नदी का पानी सूख गया और यह जगह रेगिस्तान बन गई। केट चाहे तो उन्हें तुरंत मार सकती थी लेकिन उसने उन्हें इतना आसान नहीं मारा बल्कि अलग तरीके से कष्ट देकर मारना चाहा। इसलिए उसने एक जहरीली झिंझी को अपने हाथ पर काटने दिया जिससे वहीं उनकी मौत हो गई। केट ने यह सब इसलिए किया ताकि वॉकर कभी भी उसके खजाने का पता न लगा सके और वह और उसके पूरे वंश को यह खजाने खोजते खोजते मौत तक पहुंच जाए। साथ ही खजाना न मिलने की वजह से वॉकर पैसों की कमी में मर जाएगा। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी और वर्तमान में इस जेल का वार्डन वॉकर का वंशज था, इसलिए वह आज भी किसिंग कैट के उस खजाने की तलाश में है। इसी कारण उसने यहाँ एक जेल बनाई ताकि कैदियों के माध्यम से गड्ढे खोदकर वह खजाना आसानी से खोज सके। अब हम स्टैनली को देखते हैं जो वर्तमान में हर दिन जीरो को पढ़ाने बैठता है और आज वह जीरो से जानता है कि जीरो का असली नाम हेक्टेक जेरुनी है, यानी जीरो जेरुनी नाम की उस महिला का वंशज था जिसने लाइल को श्राप दिया था। चूंकि जीरो सभी से बहुत जल्दी गड्ढा खोद सकता था इसलिए वह हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद स्टैनली की मदद भी करता। यह देखकर बाकी कैदी बहुत जलते थे और वे जानबूझकर स्टैनली के गड्ढे में मिट्टी डालते थे। एक दिन जीरो स्टैनली को अपनी माँ की कहानी सुनाता है। वह बताती है कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ गायब हो जाती है। वह बहुत खोजने के बावजूद अपनी माँ को कहीं नहीं ढूंढ पाई। तब से वह सड़क पर बड़ा होना शुरू होता है। ये सब बातें सुनकर स्टैनली को जीरो पर बहुत माया आती है। अगले दिन जब स्टैनली काम कर रहा होता है तब एक लड़का उसके पास आता है और उसे बहुत अजीब बातें बोलता है क्योंकि जीरो के लिए वे स्टैनली से बहुत जलते थे, लेकिन इस बार स्टैनली भी विरोध करना शुरू कर देता है। उसी समय वहाँ डॉक्टर पेन आते हैं और दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगते हैं। इसके कारण उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को बहुत जोर से मार रहे थे, लेकिन एक समय पर वह लड़का स्टैनली को बहुत मार रहा था। यह देखकर जीरो स्टैनली की मदद करने आता है। वह उस लड़के को इस तरह मारता है कि वह लगभग मर ही जाता, लेकिन उसी समय डॉक्टर पेन वहाँ एक गोली मारते हैं और उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई की खबर पाकर वार्डन तुरंत वहाँ पहुंचते हैं और सभी से लड़ाई का कारण पूछते हैं। सभी तब स्टैनली के खिलाफ शिकायत करते हैं कि स्टैनली आधा गड्ढा खुद खोता है और जीरो के माध्यम से बाकी काम करवाता है, लेकिन स्टैनली तब उन्हें बताता है कि इसके बदले में वह जीरो की मदद करता है, वह उसे पढ़ाई सिखाता है। ये सुनकर डॉक्टर पेन जोर जोर से हंसते हैं और जीरो को गधा, मूर्ख जैसी शब्दों में बात करने लगते हैं। जीरो को यह बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में डॉक्टर पेन पर कुदाल से हमला करता है और वहां से भाग जाता है। मिस्टर सांड तब जीरो को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें रोकते हैं। वह कहते हैं कि जीरो जहां चाहे वहां चला जाए, क्योंकि अगर वह खो भी जाए तो उसकी तलाश लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही जेल से उसका पूरा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। फाइल ऐसी तैयार की जाएगी जैसे जीरो यहाँ कभी था ही नहीं। उस रात स्टैनली को जीरो की बहुत चिंता होती है क्योंकि सभी मिलकर चर्चा कर रहे थे कि इस भयानक रेगिस्तान में जीरो कैसे सुरक्षित रह सकता है। लेकिन उसी समय स्टैनली को याद आता है कि उसके वंश का फर्स्ट स्टैनली जब किसिंग कैट ने लूट लिया था तब वह इस रेगिस्तान में फंस गया था और लगभग 16 दिन तक जीवित रहा क्योंकि उसे यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिली थी। यदि जीरो को भी ऐसी कोई जगह मिल जाए तो ये रेगिस्तान में कहाँ है ये कोई नहीं जानता और स्टैनली फर्स्ट किसी को यह बात नहीं बता सकता था क्योंकि जब
तक सभी उसे खोजने में सफल हुए तब तक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। अगले दिन उसी जेल में जीरो की उम्र के एक और लड़का आता है जो बहुत शरारती था और हमेशा स्टैनली को परेशान करता था। इस बीच स्टैनली ने जीरो को खोजने का प्लान बनाया था। उस दिन जब मिस्टर सान सभी को पानी दे रहे थे तब स्टैनली मौका पाकर मिस्टर सान की गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा देता है। इससे स्टैनली का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी भी गड्ढे में गिर जाती है। फिर भी स्टैनली हार नहीं मानता, वह दौड़कर वहां से भागने लगता है और स्टैनली को भागते देख सभी कैदी वहां चिल्लाने लगते हैं। वे सभी आज स्टैनली की सराहना कर रहे थे। जब वार्डन को यह खबर मिलती है तो वह कहती हैं कि 2 हफ्तों बाद यह बात उनके फैमिली को बताई जाएगी। दूसरी तरफ स्टैनली धूप में आगे बढ़ रहा था और ठीक उसी समय उसे वहां एक बोट दिखाई देती है। यह बोट मूलतः सैम की थी, लेकिन नदी के सूख जाने के कारण यह अब परित्यक्त अवस्था में पड़ी थी और इसी बोट के नीचे कल से जीरो आश्रय ले रहा था। जीरो स्टैनली को देखकर बहुत खुश होता है कि वह उसे खोजने आया है, लेकिन दोनों को अब बहुत भूख लगी थी। फिर वे बोट में खोजबीन करते हैं और वहां कई पीच के डिब्बे पाते हैं जो केट ने सैम को दिए थे। सालों बाद भी ये खराब नहीं हुए थे, इसलिए वे दोनों इन्हीं पीच को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इसी दौरान स्टैनली की नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जिस पर एक अंगुली के निशान जैसे चिन्ह थे। स्टैनली पास से देखता है और समझता है कि शायद यही जगह है जहां फर्स्ट स्टैनली ने आश्रय लिया था। वे दोनों आश्रय पाने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। यह एक बहुत कठिन काम था। चढ़ते समय स्टैनली कई बार गिरने लगता है, लेकिन जीरो अपनी कुदाल की मदद से उसे ऊपर खींच देता है। फिर वे दोनों मिलकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक समय पर जीरो इतना थक जाता है कि वह और आगे नहीं चल सकता। वह स्टैनली को अकेला जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टैनली जीरो को अपनी पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाता है और इस तरह वे बहुत कठिनाई से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उसके वंशज लाइल कभी पिग को पीठ पर उठाकर पानी पिलाता था, यही मूल रूप से वह पहाड़ था। ऊपर पहुंचने पर स्टैनली वहां कुछ हरे भरे पेड़ और पानी का स्रोत देखता है। वहां कई प्याज की खेती भी की हुई थी। स्टैनली भूख में वही प्याज खाता है और जीरो को भी देता है, और सौभाग्य से यह प्याज सैम की उस जात का था जिसमें विभिन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। प्याज खाने के बाद वे दोनों बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। इसके दौरान स्टैनली अनजाने में वही गाना गाने लगता है जो उसने अपने फैमिली से हमेशा सुना था, और यह गाना वही था जो लाइल पिग को पानी पिलाते समय गाया करता था। इस तरह स्टैनली अनजाने में जेरुनी के वंशज की मदद करता है। उसने उसे पीठ पर उठाकर यहाँ लाकर पानी पिलाया। इससे जेरुनी की आत्मा को शांति मिलती है और स्टैनली के फैमिली पर से उसका श्राप उठ जाता है। साथ ही स्टैनली के पिता अपनी रिसर्च में सफल हो जाते हैं। वे प्याज और पीच के संयोजन से ऐसा स्प्रे बना देते हैं जो सचमुच जूतों की बदबू दूर करने में सक्षम था। इससे उनका पूरा फैमिली खुशी में नाचने लगा है। इसी बीच जीरो स्टैनली को बताता है कि जिसे जूतों के लिए यहाँ लाया गया था वे जूते उसने चुरा लिए थे। असल में जीरो को उस समय एक जोड़ी जूतों की बहुत जरूरत थी। वह जिस अनाथालय में रहता था वहां उस खिलाड़ी ने ये जूते दान किए थे, लेकिन जीरो को यह नहीं पता था कि ये जूते इतने पॉपुलर हैं। इसलिए जब पुलिस जूते चुराने वाले को ढूंढ रही थी तब डरकर उसने जूतों को एक पुल से नीचे फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन जीरो एक और जोड़ी जूते चुराने गया और पकड़ा गया। ये सब बातें सुनकर स्टैनली हंसता है और कहता है कि ये सब तो उनका भाग्य था, इसलिए पुरानी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ उसी दिन स्टैनली का वकील यहाँ जेल आता है, क्योंकि पुलिस पहले ही प्रमाण पा चुकी थी कि स्टैनली असल में निर्दोष है, लेकिन वार्डन यहाँ विभिन्न बहानों से उसे जाने के लिए कहता है। फिर भी वकील साफ साफ कहता है कि अगली बार वह हाई कोर्ट के ऑफिसर को लेकर आएगा। इसी बीच स्टैनली और जीरो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंचते हैं जहां स्टैनली को किसिंग कैट की लिपस्टिक का एक कवर मिला था, क्योंकि वहां शायद किसिंग कैट का कोई खजाना हो सकता है। वे दोनों मिलकर पूरी रात उस गड्ढे को खोदते हैं और एक समय पर वे मिट्टी में गहराई तक एक संदूक पाते हैं जिसमें किसिंग कैट का सारा खजाना छुपा था। लेकिन ठीक उसी समय वहां आवाज सुनकर वार्डन और मिस्टर सान आ जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ करने से पहले कई विषैले कीड़े और टिकटिकियां स्टैनली और जीरो को घेर लेती हैं। यहाँ तक कि संदूक को भी घेर लिया था। ऐसा लगता है जैसे वे उनकी सुरक्षा कर रहे हों। यह देखकर वार्डन प्रतीक्षा करता है कि जल्द ही ये कीड़े उन्हें मार देंगे और खजाना उनके लिए हो जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वार्डन के दादा इस खजाने की तलाश में थे। तब उन्होंने छुट्टी के दिन वार्डन को गड्ढा खोदवाया। सुबह होते ही यह देखा जाता है कि वे कीड़े दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसी समय स्टैनली का वकील कई ऑफिसर के साथ वहां पहुंचता है। वार्डन जीरो और स्टैनली के खिलाफ झूठी कहानी बनाना शुरू करता है। वह कहता है कि ये दोनों उसके ऑफिस से संदूक चोरी करके लाए थे, लेकिन जीरो सभी को संदूक पर लिखे स्टैनली का नाम दिखाता है, क्योंकि इस खजाने का असली मालिक स्टैनली का वंशज था। केट ने इसे उनसे लूट लिया था। इससे दोनों यहाँ निर्दोष साबित हो जाते हैं। फिर वकील संदूक को अपनी गाड़ी में रखता है और जब भी वह स्टैनली को ले जाकर जाने वाला होता है, स्टैनली कहता है कि वह जीरो को कहीं नहीं छोड़ने देगा। वहां के ऑफिसर जीरो की फाइल देखना चाहते हैं कि उसकी सजा कितनी बाकी है, लेकिन उन्होंने पहले ही जीरो की सारी फाइलें नष्ट कर दी थी। ऑफिसर ने बाकी पुलिस को यहाँ की जांच करने के लिए कहा। कुछ घंटों की जांच के बाद पता चलता है कि मिस्टर सान असल में एक फरार आरोपी है और डॉक्टर पेन भी कोई असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि ये दोनों अपनी पहचान छुपाकर यहाँ काम कर रहे थे। और इस जेल में हुई इतनी बड़ी धोखाधड़ी के कारण वार्डन भी दोषी साबित हो जाता है, इसलिए ये तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। फिर स्टैनली जीरो के साथ अपने घर लौटा है और सरकार स्टैनली के वंश की संपत्ति उन्हें सौंप देती है। जब स्टैनली का फैमिली इस खजाने को पाता है तो वे सभी बहुत खुश होते हैं। वहाँ उनकी कई और संपत्तियों के दस्तावेज भी थे। स्टैनली वहाँ से जीरो को भी कुछ संपत्ति का हिस्सा देना चाहता है। उनका फैमिली भी जीरो को कुछ संपत्ति का हिस्सा दे देता है। जीरो वहाँ से कुछ पैसा खर्च करता है, कुछ डिटेक्टिव को हायर करता है और कुछ ही दिनों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, जिसे वह बहुत पहले खो चुका था। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर स्टैनली और जीरो का फैमिली मिलकर उसी इलाके में पड़ोसियों की तरह सुख शांति से रहने लगा है। वहीं उस भयानक जेल को भी बंद कर दिया जाता है और सभी कैदियों को काउंसिल में भेजकर उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। वे भी बीच बीच में जीरो और स्टैनली से मिलने आते हैं। इसी बीच स्टैनली के पिता की रिसर्च इतनी सफल हो जाती है कि अब उनके पिता का एक्सपेरिमेंट का एड वह खिलाड़ी चला रहा है जिस जूते चोरी के आरोप में स्टैनली जेल में था। अब स्टैनली और उसका फैमिली पूरी
पूरी तरह ठीक हो जाता है। वे सभी मिलकर सुख शांति से रहने लगते हैं और इस तरह एक सुंदर एंडिंग के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।